आइए आज हम स्टडी करेंगे एनसीईआरटी कक्षा 11 अध्याय 5 गति के नियम। अंग्रेजी में इसको बोलेंगे लॉज ऑफ मोशन, यानी गति के नियम। तो सबसे पहले हम भूमिका देखेंगे। तो देखिए भूमिका में क्या कह रहा है। कह रहा है पिछले अध्याय में हमारा संबंध दिक स्थान में किसी कण की गति का मात्रात्मक वर्णन करने से था। दिक स्थान का मतलब फ्री स्पेस। फ्री स्पेस मतलब खाली जगह। तो खाली जगह में अगर कोई कण था तो उसकी गति का मात्रात्मक वर्णन करने से था। मात्रा का मतलब ओनली फॉर मैग्नीट्यूड, केवल जिसमें मॉड ऑफ हम लगाते थे। तो केवल मैग्नीट्यूड मतलब संख्या से मतलब था, उसकी दिशा विशा से कोई मतलब नहीं था। तो गति का मात्रात्मक वर्णन, ये कहने का मतलब कह रहा है हमने देखा कि एक समान गति में मात्र वेग की संकल्पना की आवश्यकता थी, जबकि असमान गति में त्वरण की अवधारणा की अतिरिक्त आवश्यकता पड़ी। तो यह बहुत महत्वपूर्ण है कि जब वस्तु एक समान गति करती है तो गति की अगर परिभाषा देखी जाए तो गति की परिभाषा होती है विस्थापन परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। वेग का फार्मूला था विस्थापन बटे समय, यानी समय को विस्थापन समय के आधार पर कितना हो रहा है। हमने आपको बताया कि जहाँ भी परिवर्तन होगा वहाँ समय जरूर आ जाएगा, तो समय के साथ परिवर्तन होगा। तो अगर हम त्वरण की बात करें तो त्वरण में कहते हैं वेग परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं, यानी प्रति सेकंड कितना वेग बदल रहा है उसको हम त्वरण कहते हैं। अंग्रेजी में त्वरण को एक्सीलरेशन बोलते हैं, वेग को वेलोसिटी बोलते हैं। तो वेग में जाहिर सी बात है कि विस्थापन का परिवर्तन हो रहा है। तो अगर एक समान गति है तो वेग उसमें नहीं बदलेगा। जब वेग नहीं बदलेगा तो त्वरण की हम बात कर ही नहीं सकते, क्योंकि त्वरण की परिभाषा यानी डिफिनीशन ही है कि चेंज ऑफ वेलोसिटी पर सेकंड। तो वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। जब वेग बदल ही नहीं रहा है, एक समान गति है, तो त्वरण की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो त्वरण की आवश्यकता केवल असमान गति में पड़ेगी जहां वेग बदल रहा है। अब तक हमने यह प्रश्न नहीं पूछा कि पिंडों की गति का कारण क्या है। इस अध्याय में हम अपना ध्यान भौतिकी के इस मूल प्रश्न पर केंद्रित करेंगे। तो आज हम इस चैप्टर में यह सीखेंगे कि जो पिंड हैं वो गति क्यों कर रहे हैं, उसका कारण क्या है। तो आइए सबसे पहले हम अपने सामान्य अनुभवों के आधार पर इस प्रश्न के उत्तर का अनुमान लगाएं। तो अनुमान लगा रहे हैं। तो कह रहा है कि जैसे विरामावस्था में पड़ी फुटबॉल को गति प्रदान करने के लिए किसी न किसी को उस पर अवश्य ठोकर मारनी होती है। तो विराम में अगर फुटबॉल पड़ी है उसको गति देना है तो किसी को ठोकर मारनी पड़ेगी, यानी बल लगाना पड़ेगा। किसी पत्थर को ऊपर की ओर फेंकने के लिए हमें उसे ऊपर की ओर प्रक्षेपित करना पड़ता है। अगर कोई पत्थर है उसे फेंकना है तो ऊपर की ओर प्रक्षेपित करना पड़ेगा, यानी ऊपर की ओर फेंकना पड़ेगा। मंद पवन पेड़ की शाखाओं को झुला देती है। जो हवा चलती है शाखाएं उससे हिलने डुलने लगती हैं। प्रबल वायु का झोंका तो भारी पिंडों तक को भी लुढ़का सकता है। अगर हवा का झोंका बहुत प्रबल है, बहुत ताकतवर है, तो बड़े बड़े पिंडों को लुढ़का देता है। बहती नदी किसी के न खेने पर भी नाव को गतिमान कर देती है। तो जाहिर सी बात है कि हर एक में गति की जो बात की जा रही है वो किसी न किसी के द्वारा हो रही है, यानी किसी न किसी के द्वारा उस पर बल आरोपित किया जा रहा है। तो कह रहा है कि स्पष्टतः किसी पिंड को विराम से गति में लाने के लिए बाह्य साधन द्वारा बल लगाने की आवश्यकता होती है। तो जाहिर सी बात है कि अगर किसी चीज को हम गतिमान करना चाहते हैं तो उस पर कोई बाहरी बल लगाने की जरूरत है। इसी प्रकार गति को रोकने अथवा मंद करने के लिए भी बाह्य बल की आवश्यकता होती है। अब मान लो अगर कोई वस्तु गतिमान है तो उसकी गति को कम करने के लिए या उसको रोकने के लिए भी बल की जरूरत होती है। जैसे हम गाड़ी चलाते हैं तो अगर गाड़ी को रोकना है तो उसमें
ब्रेक लगा देते हैं। किसी आनत तल पर नीचे की ओर लुढ़कती किसी गेंद को उसकी गति की विपरीत दिशा में बल लगाकर रोका जा सकता है। तो आनत तल का मतलब ढलान वाला तल। जैसे सीढ़ी होती है, सीढ़ी से कोई चीज लुढ़क रही है तो उसको अगर ऊपर की ओर उस पर बल लगा दिया जाए तो नीचे को लुढ़क रही है, तो नीचे को लुढ़क रही मतलब उस पर नीचे की ओर बल लग रहा है, गुरुत्व बल जिसको कहते हैं। तो अगर इसके विपरीत हम ऊपर की ओर बल लगा दें तो वस्तु रुक जाएगी। तो उसी चीज की चर्चा हो रही है। आइए अब हम आगे देखते हैं। कह रहा है इन उदाहरणों में बल का बाह्य साधन हाथ, वायु, जलधारा आदि पिंड के संपर्क में, परंतु यह सदैव आवश्यक नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि जितने भी हमने उदाहरण ऊपर पढ़े तो इनमें पिंड के संपर्क में थे बल लगाने वाले जो भी कारक थे, बाह्य साधन, वो सब पिंड के संपर्क में थे, परंतु यह सदैव आवश्यक नहीं है। किसी भवन के शिखर से बिना अधोमुखी धक्का दिए मुक्त किया गया पत्थर पृथ्वी के गुरुत्वीय खिंचाव के कारण त्वरित होता है। तो अगर ऊपर से हम कोई पत्थर छोड़ दें हाथ से तो अब हम उसमें बल नहीं लगा रहे, लेकिन फिर भी वो जमीन में गिरता है आकर के, तो उसका कारण क्या है? गुरुत्वीय खिंचाव, यानी पृथ्वी उसको खींच रही है, इसलिए उसमें त्वरण उत्पन्न हो जाता है, यानी उसके वेग में परिवर्तन होते होते वो नीचे की ओर गिरता है और जमीन से टकरा जाता है। कोई क्षण चुंबक लोहे की कील को दूर से ही अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। कोई क्षण चुंबक है अगर तो वो भी स्पर्श नहीं करती है, दूर से ही किसी लोहे की कील को अपनी ओर खींच लेती है। तो यह दर्शाता है कि बाह्य साधन इन उदाहरणों में गुरुत्वीय एवं चुंबकीय बल एक दूरी से भी किसी पिंड पर बल लगा सकता है। तो अब हमको ये पता चला कि कोई बाह्य कारक जो है तो जरूरी नहीं है कि वो पिंड के संपर्क में हो, बिना संपर्क के भी बल लगा सकता है, जैसा गुरुत्वीय बल और चुंबकीय बल में हम लोगों ने पढ़ा। संक्षेप में किसी रुके हुए पिंड को गति प्रदान करने तथा गतिमान पिंड को रोकने के लिए बल की आवश्यकता होती है तथा इस बल को प्रदान करने के लिए किसी बाह्य साधन की आवश्यकता होती है। यह बाह्य साधन उस पिंड के संपर्क में भी हो सकता है और नहीं भी। संक्षेप में कहने का मतलब कह रहा है यहाँ तक तो सब सही है, परंतु तब क्या होता है जब कोई पिंड एक समान गति से चलता है। उदाहरण के लिए बर्फ के क्षैतिज फर्श पर एक समान चाल से सीधी रेखा में गतिमान कोई स्केटर। क्या किसी पिंड की एक समान गति बनाए रखने के लिए कोई बाह्य बल आवश्यक है? तो देखिए, अभी हमने देखा कि किसी वस्तु में त्वरण देने के लिए यानी वेग में परिवर्तन के लिए बल की आवश्यकता होती है, लेकिन एक सबसे बड़ा प्रश्न खड़ा हो जाता है कि जब कोई वस्तु एक समान रूप से गतिमान है तो क्या उस पर बल लगाने की आवश्यकता होती है? ये बहुत बड़ा एक विषय बन के सामने हमारे आ गया। तो इसको देखते हैं। तो अब आगे आता है अरस्तु की भ्रामकता। अंग्रेजी में बोलेंगे अरिस्टोटल्स फैलेसी, मतलब अरिस्टोटल ने क्या किसी चीज को गलत कैसे समझ लिया, कोई चीज उन्होंने गलत तरीके से समझ लिया, तो उसी को कहेंगे अरस्तु की भ्रामकता या फैसिलिटी या फाल्सिटी ऑफ अरस्तु या अरिस्टोटल। तो कह रहा है उपरोक्त प्रश्न सरल प्रतीत होता है, तथापि इसका उत्तर देने में कई युग लग गए थे। आज हमें बहुत आसान लग रहा है, लेकिन जब अरस्तु को ने किसी चीज को गलत समझ लिया था, उनको भ्रम हो गया था, तो उसको सुलझाने में कई युग लग गए, मतलब 200-400 साल लग गए। वस्तुतः 17वीं शताब्दी में गैलीलियो द्वारा दिए गए इस प्रश्न का सही उत्तर न्यूटनी यांत्रिकी का आधार बना, जिसने आधुनिक विज्ञान के जन्म का संकेत दिया। तो गैलीलियो ने सही बात को समझा और वही बात में न्यूटन की मैकेनिक्स, जिसको हिंदी में न्यूटनी यांत्रिकी कहेंगे,
का आधार बना, उसी से आजकल आधुनिक विज्ञान के जन्म का संकेत दिया। महान ग्रीक विचारक अरस्तु, जिनका जन्म 384 से 322 के बीच जीवन रहा, जिनका ने यह विचार रखा कि यदि कोई पिंड गतिमान है तो उसे उस अवस्था में बनाए रखने के लिए कोई न कोई बाह्य साधन अवश्य चाहिए। इन्होंने कहा कि कोई वस्तु गतिमान है तो कोई न कोई बाह्य साधन चाहिए। उदाहरण के लिए इस विचार के अनुसार किसी धनुष से छोड़ा गया तीर उड़ता रहता है, क्योंकि तीर के पीछे की वायु उसे ढकेलती रहती है। यह अरस्तु द्वारा विकसित विश्व में पिंडों की गतियों से संबंधित विचारों के विस्तृत ढांचे का एक भाग था। उस समय देखिए कितना उल्टा समझ लिए थे वो। हवा उसको रोकती है तीर को आगे बढ़ने पर, जबकि अरस्तु को यह भ्रम हो गया था कि हवा उसको ढकेल के आगे ले जा रही है। और उस समय यह स्थिति थी कि जानकारी नहीं थी, तो अरस्तु के जो विचार थे वो विकसित विश्व में पिंडों की गतियों से संबंधित विचारों के विस्तृत ढांचे का एक भाग था। मतलब इसको पढ़ाया जाता था उस समय। गति के विषय में अरस्तु के अधिकांश विचार अब गलत माने जाते हैं और उनकी अब चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अपने काम के लिए हम यहाँ अरस्तु के गति के नियम को इस प्रकार लिख सकते हैं कि किसी पिंड को गतिमान रखने के लिए बाह्य बल की आवश्यकता होती है। ये अरस्तु ने बताया था, जो कि आज गलत सिद्ध हो चुका है। जैसा कि हम आगे देखेंगे, अरस्तु का गति का नियम दोष युक्त है, तथापि यह एक स्वाभाविक विचार है जो कोई भी व्यक्ति अपने सामान्य अनुभवों से रख सकता है। अपनी सामान्य खिलौनाकार अवैद्युत, जिसमें बिजली का कोई उपयोग न हो, से फर्श पर खेलती छोटी बालिका भी अपने अंतर्ज्ञान से यह जानती है कि कार को चलती रखने के लिए उस पर बंधी डोरी का स्थायी रूप से कुछ बल लगाकर बाहर खींचना होगा। तो इन्होंने बताया कि छोटी बच्ची भी समझती है कि अगर कोई कार है खिलौना, उसको अगर आगे बढ़ाना है तो डोरी से उसको खींचना पड़ेगा, यानी बल लगाना पड़ेगा। तो इसी आधार पर अरस्तु ने चीज़ों को गलत समझ लिया था। अब देखिए, यदि वह डोरी को छोड़ देती है तो कुछ क्षण बाद कार रुक जाती है। अधिकांश स्थलीय गतियों में यही सामान्य अनुभव होता है। पिंडों को गतिशील बनाए रखने के लिए बाह्य बलों की आवश्यकता प्रतीत होती है। स्वतंत्र छोड़ देने पर सभी वस्तुएं अंततः रुक जाती हैं। कहने का मतलब यह है कि जैसा हम सामान्य जीवन में देखते हैं कि बल लगाएंगे तो वस्तु गतिमान होती है और छोड़ देंगे तो वो स्थिर हो जाती है। फिर अरस्तु के तर्क में क्या दोष है, इस बात को समझिए। तो इसका उत्तर है, गतिशील खिलौना कार इसलिए रुक जाता है कि फर्श द्वारा कार पर लगने वाला बाह्य घर्षण बल उसकी गति का विरोध करता है। तो खिलौना इसलिए रुक जाता है क्योंकि पृथ्वी और उसके पहियों के बीच जो घर्षण है वो उसके चलने को रुकावट विरोध करता है, यानी उसको रोकता है, इसलिए वो कार रुक जाती है। अगर निर्वात में यही काम किया जाए तो नहीं रुकेगी। तो इस बल को निष्फल करने के लिए बालिका को कार पर गति की दिशा में बाह्य बल लगाना पड़ता है। तो निर्वात के बारे में या पिंड के घर्षण के बारे में अरस्तु को नहीं पता था उस समय, इसलिए वो इस बात को नहीं समझ पाए। जब कार एक समान गति में होती है तब उस पर कोई नेट बाह्य बल कार्य नहीं करता। बालिका द्वारा लगाया गया बल फर्श के बल घर्षण बल को निरस्त करने में उपयोग होता है। तो इसको ध्यान देना कि जब कार एक समान गति में होती है तब उस पर कोई नेट बाह्य बल कार्य नहीं करता। बालिका द्वारा लगाया गया बल फर्श के बल यानी घर्षण बल को निरस्त कर देता है। तो जो बल लगाना पड़ता है उसका कारण ये है कि जो बल लग रहा है घर्षण बल, उसके विरोध में हमको बल लगाना पड़ता है। नहीं तो अगर एक समान गति से चलने लगे तो कोई बल नहीं लगाना पड़ेगा। इसका उपप्रमेय है, यदि कोई घर्षण ना हो तो बालिका को खिलौना कार की एक समान गति बनाए रखने के लिए कोई भी बल लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अगर घर्षण ना होता तो कोई भी बल उस बच्ची को नहीं लगाना पड़ता। प्रकृति में सदैव ही विरोधी घर्षण बल ठोसों के बीच अथवा श्यान बल तरलों के बीच, विस्कासिटी फोर्स, इसको फ्रिक्शनल फोर्स बोलेंगे अंग्रेजी में, आदि उपस्थित रहते हैं। तो ठोस है तो उसमें घर्षण बल
और तरल है तो उसमें श्यान बल, जिसको विस्कासिटी फोर्स कहते हैं या फोर्स ऑफ विस्कासिटी बोलेंगे, उनमें लगते हैं जो किसी वस्तु की गति का विरोध करते हैं। यह उन व्यवहारिक अनुभवों से स्पष्ट है जिनके कारण वस्तुओं में एक समान गति बनाए रखने के लिए घर्षण बलों को निष्फल करने हेतु बाह्य साधनों द्वारा बल लगाना आवश्यक होता है। तो कहने का मतलब ये है कि गतिमान बनाए रखने के लिए बाह्य बल इसलिए लगाना पड़ता है क्योंकि वस्तुओं में घर्षण होता है, तो उसके विरोध में हमें उसको गति को बनाए रखने के लिए बल लगाना होता है। अब हम समझ सकते हैं कि अरस्तु से त्रुटि कहाँ हुई थी। त्रुटि यहाँ हुई थी कि वो घर्षण के बारे में नहीं जानते थे। उसने अपने इस व्यवहारिक अनुभव को एक मौलिक तर्क का रूप दिया। गति तथा बलों के लिए प्रकृति के यथार्थ नियम को जानने के लिए हमें एक ऐसे आदर्श संसार की कल्पना करनी होगी जिसमें बिना किसी विरोधी घर्षण बल लगे एक समान गति का निष्पादन होता है। यही गैलीलियो ने किया था। बाद में गैलीलियो ने इस ऐसी स्थिति को उत्पन्न किया जहां घर्षण और किसी प्रकार का बल नहीं था, जिसको उन्होंने आदर्श संसार कहा, यानी आइडियल वर्ल्ड कहा। अब देखिए आगे आ जाता है जड़त्व का नियम। अंग्रेजी में इसको बोलेंगे लॉ ऑफ इनर्शिया, द लॉज ऑफ इनर्शिया। तो देखिए गैलीलियो ने वस्तुओं की गति का अध्ययन एक आनत तल पर किया था। आनत का मतलब इंक्लाइंड प्लेन, इंक्लाइंड का मतलब झुका हुआ, झुका हुआ, जैसे ये एक आनत तल है, झुका हुआ ये चीज। तो उन्होंने कहा कि गैलीलियो ने वस्तुओं की गति का अध्ययन एक आनत तल पर किया था। किसी आनत तल पर यानी झुके हुए तल पर नीचे की ओर गतिमान वस्तुएं त्वरित होती हैं, जबकि तल पर ऊपर की ओर जाने वाली वस्तुओं में मंदन होता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर ऊपर से किसी झुके हुए तल पर, ढलान वाले तल पर गेंद को लुढ़का दिया जाए ऊपर से नीचे, तो उसकी गति में प्रति सेकंड बढ़ोतरी होगी, यानी त्वरित होगी वो। और अगर नीचे से ऊपर की ओर फेंका जाए उस आनत तल में यानी झुके हुए तल में, तो वस्तु की गति में प्रति सेकंड कमी होगी, यानी उसमें मंदन होगा, यानी रिटार्डेशन। रिटार्डेशन बोलते हैं मंदन को अंग्रेजी में, एक्सीलरेशन बोलते हैं त्वरण को अंग्रेजी में। क्षैतिज समतल पर गति इन दोनों के बीच की स्थिति है। क्षैतिज यानी हॉरिजॉन्टल प्लेन हो, अगर इस तरह का प्लेन हो जिसमें कोई कोण ना हो। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लाइन खींचा जाए तो एंगल बन जाएगा, यहाँ भी एंगल, लेकिन इसमें ये जो तल है उसके डायरेक्ट है, यानी 180 डिग्री के एंगल पर। यहाँ पर देखिए एंगल बनेगा, यहाँ पर भी एंगल बनेगा। यहाँ ऐसे लाइन खींचे तो कोई एंगल नहीं बनेगा। तो कह रहा है कि क्षैतिज प्लेन यानी हॉरिजॉन्टल समतल पर गति, तो इन दोनों के बीच की स्थिति है। अब इन दोनों के बीच की स्थिति मतलब कि ना तो इसमें त्वरण होगा और ना मंदन होगा, मतलब एक समान गति होगी वस्तु की। तो गैलीलियो ने यह निष्कर्ष निकाला कि किसी घर्षण रहित क्षैतिज समतल पर गतिशील किसी वस्तु में ना तो त्वरण होना चाहिए और ना ही मंदन, अर्थात इसे एक समान वेग से गति करनी चाहिए। चित्र 5.1a। तो गैलीलियो ने 3 प्रयोग किए। एक, ऊपर से ढलान वाले तल पे गेंद को नीचे गिराया तो प्रति सेकंड उसका वेग बढ़ा, यानी त्वरण उत्पन्न हुआ, एक्सीलरेशन। और अगर नीचे से उसी में फिर ऊपर की ओर फेंका तो वस्तु की गति धीरे धीरे वो आगे जाकर रुक गई, यानी वेग में कमी आई प्रति सेकंड, यानी मंदन हुआ। वेग में कमी को मंदन और वेग में बढ़ोतरी को त्वरण बोलते हैं। और जब क्षैतिज तल ले लिया उन्होंने, जिसमें कोई एंगल नहीं था, प्लेन ले लिया, तो उन्होंने देखा कि इन दोनों के बीच की स्थिति बन जाती है, यानी न त्वरण होता है न मंदन होता है, यानी एक समान गति से वस्तु चलती है। जैसा चित्र 5.1a में दिखाया गया।
यहाँ पर देखिए, यहाँ से गेंद को नीचे लुढ़काया तो यहाँ पर वेग में बढ़ोतरी हुई। यहाँ से जब ऊपर की ओर इधर लुढ़काया तो यहाँ पर वेग में कमी आ गई। जब इधर से इधर को लुढ़काया तो कोई दिक्कत नहीं हुई, एक समान गति से यहाँ तक आई। अगर इसमें घर्षण नहीं था तो ध्यान दीजिए, घर्षण नहीं होगा तब ऐसा होगा। अब देखिए क्या कह रहा है कि गैलीलियो ने एक अन्य प्रयोग जिसमें उन्होंने द्विआनत समतल का उपयोग किया। द्विआनत मतलब दोनों तरफ ऐसे था, दोनों तरफ। द्विआनत का मतलब इधर भी और इधर भी लुढ़का होता है, इधर भी। तो वही कह रहा है गैलीलियो ने एक अपने अन्य प्रयोग में क्या किया कि द्विआनत समतल तल ले लिया, यानी डबल इंक्लाइन प्लेन का उपयोग किया। से भी यही निष्कर्ष निकलता है, एक आनत समतल पर विराम अवस्था से छोड़ी गई वस्तु, छोड़ी गई गेंद नीचे लुढ़कती है और दूसरे आनत समतल पर ऊपर चढ़ती है। तो एक से ऐसे ऊपर मान लो फेंक दिया गया तो एक से ऊपर चढ़ेगी, नीचे दूसरे से उतरेगी। तो एक में वेग घटेगा और दूसरे में बढ़ेगा प्रति सेकंड, यानी त्वरण होगा। एक जिसमें ऊपर जाएगी उसमें मंदन होगा, जिसमें नीचे जाएगी उसमें त्वरण होगा। तो वही कह रहा है कि एक आनत समतल पर विराम अवस्था से छोड़ी गई गेंद नीचे लुढ़कती है और दूसरे आनत समतल पर ऊपर चढ़ती है। तो ध्यान दीजिए कि उन्होंने इस तरह बनाया होगा, इस प्रकार से। इस प्रकार तो यहाँ से गेंद को छोड़ा तो यहाँ पर आई यहाँ तक, फिर इससे इधर चढ़ गई। तो इधर आने में वेग बढ़ा होगा प्रति सेकंड, यानी त्वरण उत्पन्न हुआ, और इधर चढ़ने में धीरे धीरे गेंद का वेग कम हुआ, ऊपर जाते जाते रुकी होगी, तो यानी मंदन हुआ। यदि दोनों आनत समतलों के पृष्ठ अधिक रुद्र नहीं है तो गेंद की अंतिम ऊंचाई उसकी प्रारंभिक ऊंचाई के लगभग समान होती है। रुद्र का मतलब खुरदुरा, यानी उसमें फ्रिक्शन ना हो, घर्षण ना हो। तो कह रहा है कि अगर हम इस तल पर अगर गेंद को फेंक दें इस तरह, यहाँ से लुढ़काएं, तो जितना यहाँ से जितनी दूरी से छोड़ा जाएगा उतनी ही ऊंचाई तक चढ़ जाएगी। ये कहने का मतलब है, अगर ये खुरदुरा ना हो यानी चिकना हो, यानी घर्षण ना हो, ये कहने का मतलब। कुछ कम परंतु अधिक कभी नहीं, कहने का मतलब ये कि कुछ कम जा सकती है लुढ़कने के बाद ऊपर चढ़ के, लेकिन अधिक तो कभी हो ही नहीं सकती। तो कम इसलिए हुई क्योंकि कुछ न कुछ घर्षण रहा होगा, कितना भी हम चिकना कर दें। तो आदर्श स्थिति में जब घर्षण बल पूर्णतः विलुप्त कर दिया जाता है तब गेंद की अंतिम ऊंचाई उसकी प्रारंभिक ऊंचाई के समान होनी चाहिए। अगर घर्षण को 0 कर दें तो जितना नीचे आई है उतना ऊपर चढ़ जाएगी, ये कहने का मतलब। अब देखिए कह रहा है, अब यदि दूसरे आनत समतल को ढाल को हटाकर प्रयोग को दोहराएं। अब यदि दूसरे समतल के ढाल को हटाकर प्रयोग को दोहराएं तो फिर भी गेंद उसी ऊंचाई तक पहुंचेगी, परंतु ऐसा करने पर वो अधिक दूरी चलेगी। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे एक ढाल ये है और कह रहा है दूसरे इस वाले ढाल को हटा दें और ऐसे समतल कर दें इस तरह, तो अब इधर से ढाल यहाँ आएगी फिर आगे बढ़ेगी। तो वही कह रहा है कि अब यदि दूसरे समतल के ढाल को हटाकर प्रयोग को दोहराएं, ये ढाल को इधर वाला जो ऐसे ढलान था इसको हटा दिया, को दोहराएं तो फिर भी गेंद उसी ऊंचाई तक पहुंचेगी। यानी अगर ये ऊंचाई होती तो उसी ऊंचाई तक पहुंचती, परंतु ऐसा करने पर वो अधिक दूरी चलेगी। अभी ढाल को हटा दिया गया तो अब ज्यादा दूर तक चली जाएगी। सीमांत स्थिति में जब दूसरे समतल का ढाल शून्य है, अर्थात वो क्षैतिज समतल है, जैसा भी हमने क्षैतिज कर दिया,
तब गेंद अनंत दूरी तक चलती है। तब गेंद क्या होगी, अनंत दूरी तक चलती है। अगर घर्षण ना हो तो, ध्यान दीजिए, घर्षण को ध्यान रखना। दूसरे शब्दों में इसकी गति कभी नहीं रुकेगी। निसंदेह यह एक आदर्श स्थिति, जब कभी रुकेगी नहीं तो निसंदेह है कि यह एक आदर्श स्थिति है, जैसा चित्र 5.1b में दिखाया गया। तो 5.1b का फिगर देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर दिखाया कि ऐसे जो है इधर से गेंद छोड़ी गई थी, इधर तक पहुंच जाएगी। अगर घर्षण होगा कुछ तो कुछ कम पहुंचेगी, अगर घर्षण नहीं होगा तो पूरी पहुंच जाएगी। अब देखिए इसका ढलान थोड़ा सा और वो किया गया तो गेंद थोड़ा और ऊपर चली गई, और अगर ऐसा कर दिया तो ये हमेशा चलती ही रहेगी आगे तक, अगर घर्षण ना हो तो वही कह रहा है कि व्यवहार में गेंद क्षैतिज समतल पर एक परिमित दूरी तक चलने के बाद वाह्य विरोधी घर्षण बल, जिसे पूर्ण रूप से विलुप्त नहीं किया जा सकता है, के कारण विराम में आ जाती है। तो कहने का मतलब यह है कि कभी हम ऐसा कर नहीं पाएंगे कि घर्षण ना हो, कुछ ना कुछ घर्षण रहेगा, इसीलिए वो कुछ काफी दूर चलने के बाद वो विराम अवस्था में आ जाएगी। तथापि निष्कर्ष स्पष्ट है, यदि घर्षण ना होता तो गेंद क्षैतिज समतल पर एक समान वेग से निरंतर चलती रहती, लेकिन अगर घर्षण नहीं होता तो वस्तु हमेशा एक समान गति से चलती रहती। अब देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है इस प्रकार गैलीलियो को गति के संबंध में एक नई अंतर्दृष्टि प्राप्त हुई जो अरस्तु तथा उनके अनुयायियों को समझ में नहीं आई। ये घर्षण के बारे में चूंकि अरस्तु नहीं जानते थे, इसलिए वो इसके निष्कर्ष तक नहीं पहुंच पाए। गतिकी में विराम अवस्था, गतिकी मतलब डायनेमिक्स में विराम अवस्था तथा एक समान रैखिक गति की अवस्था अर्थात एक समान वेग से गति तुल्य होती है, यानी तुलना की जा सकती है। दोनों ही प्रकरणों में पिंड पर कोई नेट बल नहीं लगता। तो एक समान रैखिक गति हो, जाहिर सी बात है कि एक समान रैखिक गति होगी या एक समान गति कह रहा है, ये दोनों की तुलना की जाए तो एक ही बात है। कहने का मतलब गतिकी में विराम अवस्था तथा एक समान रैखिक गति की, देखो ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई वस्तु विराम अवस्था में है या ये कहा जाए कि एक समान गति से चल रही है, तो विराम अवस्था में इसका मतलब इसमें भी कोई बल नहीं लग रहा, और एक समान गति कर रही है तो इसका मतलब इसमें भी कोई बल नहीं लग रहा, तो इसलिए ये तुल्य है। ध्यान से समझिए इस बात को। अगर त्वरण होगा किसी वस्तु में या मंदन होगा यानी एक्सीलरेशन होगा या रिटार्डेशन होगा तभी बल लगेगा, एक समान गति में बल नहीं लगेगा। तो चाहे वस्तु विराम अवस्था में है तो बल नहीं लग रहा तभी विराम अवस्था में है, या कहें एक समान गति से चल रही है तो उसमें भी बल नहीं लग रहा, तो दोनों एक दूसरे के तुल्य हैं कि नहीं। तो बात को समझिए क्यों ऐसा लिखा गया। दोनों ही प्रकरणों में पिंड पर कोई नेट बल नहीं लगता, वेरी इंपॉर्टेंट। यह सोचना त्रुटिपूर्ण है कि किसी पिंड की एक समान गति के लिए उस पर कोई नेट बल अवश्य लगता है। तो कहने का मतलब अगर वस्तु एक समान गति से चल रही है तो यह सोचना बहुत गलत है कि उस पर कोई बल काम कर रहा है, उस पर कोई नेट बल काम नहीं कर रहा। किसी पिंड को एक समान गति में बनाए रखने के लिए हमें घर्षण बल को निष्फल करने के लिए एक वाह्य बल लगाने की आवश्यकता होती है, ताकि पिंड पर लगे दोनों वाह्य बलों का नेट बल वाह्य बल शून्य हो जाए। तो ध्यान दीजिए कि हम ऐसे जगह जहाँ पर घर्षण है तो वहाँ पर एक समान गति में बनाए रखने के लिए वस्तु को एक वाह्य बल लगाते हैं, ताकि जो हम बल लगा रहे हैं वो और जो घर्षण के कारण बल लग रहा है उसके उल्टी दिशा में दोनों का जोड़ 0 हो जाए, यानी वाह्य बल प्लस घर्षण बल बराबर 0। जब 0 होगा तभी वस्तु एक समान गति से चलेगी। अगर ये पॉजिटिव आ गया यानी कुछ आ गया तो त्वरण उत्पन्न हो जाएगा वस्तु में, या कुछ निगेटिव आ गया तो मंदन उत्पन्न हो जाएगा वस्तु में।
इसको ध्यान दीजिए। तो सारांश में यदि नेट बाह्य बल शून्य है तो विराम अवस्था में रह रहा पिंड विराम अवस्था में ही रहेगा और गतिशील पिंड निरंतर एक समान वेग से गतिशील रहता है। वस्तु के इस गुण को जड़त्व कहते हैं। जड़त्व से तात्पर्य है परिवर्तन के प्रति प्रतिरोध। तो देखिए छोटी सी बात में हम भाषा में हम लोग जड़त्व यानी इनर्शिया की परिभाषा समझ गए कि जब तक कोई बाह्य कारक जो है नहीं लगेगा तब तक कोई वस्तु का स्थिति में परिवर्तन नहीं होगा। अब कह रहा है कोई पिंड अपनी विराम अवस्था अथवा एक समान गति की अवस्था में तब तक कोई परिवर्तन नहीं करता जब तक कोई बाह्य बल उसे ऐसा करने के लिए विवश न करता। तो कुल मिलाकर के जो वस्तु जैसे है वैसे ही रहेगी जब तक कोई बाह्य बल आकर के या बाह्य कारक आकर के उसकी स्थिति को बदल न दे। यही हमारा जड़त्व का नियम है। कितना अच्छे से स्पष्ट समझ में आ गया। अब न्यूटन की गति का प्रथम नियम यानी फर्स्ट लॉज ऑफ मोशन, फर्स्ट न्यूटन की गति का प्रथम नियम यानी फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तो आज बस यहीं तक। हम न्यूटन की गति का प्रथम नियम अगले लेक्चर में स्टडी करेंगे। आज बस यहीं तक।